नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। शुरुआत करते हैं 8 बजे की खबरों के साथ। बीएसएफ की 13 चौकियों पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग, भारत का करारा जवाब। इस्लामाबाद में उच्चायुक्त को तलब करने पर भारत ने जताया विरोध। योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाने का ऐलान, सरकार के थिंक टैंक की होगी भूमिका। विपक्ष ने कहा नाम बदलने से फायदा नहीं। केंद्र सरकार ने 32 वेबसाइटों पर लगाई पाबंदी, जिहादी प्रचार के लिए इस्तेमाल होने का आरोप। साइबर टेररिज्म रोकने के लिए सख्त होंगे कानून। गैर सब्सिडी वाला रसोई सिलेंडर 43 रुपये 50 पैसे हुआ सस्ता। विमान ईंधन की कीमत में भी 12.5% की कटौती। एलपीजी सब्सिडी की रकम सीधे खाते में। और दुनिया भर में धूमधाम से हुआ नए साल का रंगारंग स्वागत। रोशनी से भरे कार्यक्रमों ने बांधा समा। जश्न के दौरान चीन में भगदड़ से 36 लोगों की मौत। और आइए देखते हैं आज की पहली खबर। नए साल के स्वागत में जहां पूरी दुनिया जश्न मना रही थी, वहीं सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही थी। इस फायरिंग ने एक बार फिर से पाकिस्तान की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान ने बीते साल यानी 2014 में 550 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन किया, जो पिछले 11 साल में किया गया सबसे ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन रहा। नई सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक 424 बार सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है। और इस बीच भारत ने संघर्ष विराम के इस उल्लंघन के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पाकिस्तान ने नए साल के मौके पर भी संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी रखा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक सांबा सेक्टर में रात भर पाकिस्तानी सेना फायरिंग करती रही। बीएसएफ जवानों ने भी पाकिस्तान की इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, मगर पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान की तरफ से जारी उकसावे की कार्रवाई से भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को ऐसी हरकतों से बाज आने की चेतावनी दी है। सेना के जवान मुस्तैदी से भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि भारत की सीमाओं पर आंख उठाकर देखने की जरूरत कोई नहीं कर पाएगा। और यदि कोई आंख उठाकर भारत की सीमाओं की ओर देखने की जरूरत करेगा तो मैं समझता हूं कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अथवा हमारे सेना के जवान उसका मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। पाकिस्तान डजंट लाइक टू स्टे क्वाइट इवन ऑन द न्यू ईयर डे। रात को 12:30 बजे भी फायरिंग चालू कर दी और डजंट सीम्स टू लर्न लेसन्स। इससे पहले 31 दिसंबर को सांबा सेक्टर की रीगल चौकी पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया था, जिसके बाद बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 पाकिस्तानी रेंजर्स को मार गिराया। तो पाकिस्तानी रेंजर्स ने सफेद झंडा दिखाते हुए बीएसएफ से गोलीबारी रोकने की अपील की। इस पर बीएसएफ ने गोलीबारी रोक दी थी, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आया और बीती रात फिर गोलीबारी शुरू कर दी। राजनीतिक दलों ने भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रहे सीज फायर उल्लंघन की निंदा की है। जिस प्रकार से बीएसएफ के जवान रिटेलिएट कर रहे हैं, आज से पहले कभी भी ऐसा रिटेलिएशन नहीं हुआ। पाकिस्तान को ध्यान रखना चाहिए कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। पाकिस्तान जो कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। ये तो बहुत बुरा काम है, बंद होना चाहिए। सीज फायर मस्ट बी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। लगातार सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान करता चला आ रहा है। जब से नई सरकार बनी है हमारे देश में और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से पाकिस्तान ज्यादा एक्टिव है। बीएसएफ के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने सीमा पार से 50 से 60 आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए फायरिंग की थी। जानकार भी इससे इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन उनका मानना है कि ये हमारे खुफिया तंत्र की कमी का भी नतीजा है। इस समय हमारा कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर भी वितरित है, अलग अलग फोर्सेस बॉर्डर पे है। हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग करेक्ट नहीं है, अभी भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पिछले 3 दिन में पाकिस्तानी सेना ने तीसरी बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। वहीं पिछले 8 दिनों में ये सीज फायर उल्लंघन की 7वीं घटना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नहीं, पाकिस्तान और इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं रेज़ाउल लस्कर, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पाकिस्तान में लंबे समय तक आप रह भी चुके हैं।
लश्कर साहब, जिस तरह से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, इसे देखते हुए क्या लगता है भारत अपनी तरफ से जो कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहा है उसी का जवाब है ये पाकिस्तान की तरफ से, या कोई और मकसद हो सकता है? जी देखिए, इसमें आपको 2-3 फैक्टर्स देखने होंगे। एक तो है पाकिस्तान के जो मिलिट्री है उनके तरफ से एक मैसेज आ रहा है, और दूसरे तरफ आपको पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उनको भी देखने पड़ेंगे। जब प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब पिछले साल इलेक्शन जीत कर आए थे तो उन्होंने काफ़ी मरतबा ये कहा था कि वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, अच्छे रिलेशंस चाहते हैं, वो अमन चाहते हैं और ट्रेड के बार कर रहे थे वो। लेकिन उसके थोड़े दिन बाद आपने देखा होगा कि एलओसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गया था, काफ़ी फायरिंग हो रहे थे, इंडियन सोल्जर्स को बड़े बेरहमी से मारा गया था। तो मुझे लगता है कि ये एक पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उनके दो तरफ के मैसेजेस है। एक तो जो प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ है उनको एक मैसेज दे रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करे और मिलिट्री के हाथ में ही फॉरेन पॉलिसी रहना चाहिए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के मिलिट्री से ये इंडिया के जो नई हुकूमत है उनके लिए भी एक मैसेज है कि वो ड्राइविंग सीट में बैठे हुए हैं और वो ही फॉरेन पॉलिसी चलाते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये भारत से ज़्यादा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए संदेश देने की कोशिश है पाकिस्तानी सेना की? नहीं जी नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, ये मैं कहूँगा दोनों के लिए ही एक मैसेज है। जितना कि ये अहम मैसेज है इंडिया की हुकूमत के लिए, उतने ही अहम एक मैसेज है नवाज़ शरीफ साहब के लिए। आपने देखा होगा चंद दिनों में पाकिस्तान में काफ़ी सारे इंटरनल भी प्रोटेस्ट हुए हैं जो कि इमरान खान साहब और ताहिर अल कादरी कर रहे थे, और बहुत लोग यही कहते हैं कि दोनों ताहिर अल कादरी और इमरान खान मिलिट्री के सपोर्ट से ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो एक कोशिश चली जा रही है कि नवाज़ शरीफ साहब के जो पोजीशन है उनको अंडरमाइन करने के लिए। जी, बहुत सारे लोग और जानकार ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से 50-60 आतंकवादियों के घुसपैठ कराने की कोशिश के लिए भी ये कवर फायरिंग हो रही है। क्या इसके पीछे भी कुछ तथ्य हो सकता है, क्योंकि इस तरह की खबरें बार बार आती रही हैं? और दूसरी तरफ पाकिस्तानी अखबारों का प्रोपेगेंडा, इन दोनों को देखते हुए क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जब मुंबई अटैक्स हुआ था उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने कुछ कदम लिया था ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स है इनको थोड़ा सा काबू में लाने के लिए। लेकिन उनके जो कैंप्स है पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जो कैंप्स पंजाब में है, उनको कभी भी बंद नहीं किया गया। उनके रिक्रूटमेंट तभी भी जारी था, उनके फंड रेजिंग तभी भी जारी था। तो मुझे लगता है जो अभी जिहादी है, और दूसरी तरफ आप देखिएगा कि अफ़गानिस्तान में अब एक वाइंड डाउन हो रहा है, तो लोगों का ऑब्वियसली अटेंशन इंडिया की तरफ आ रहा है और वो यही चाहते हैं कि कश्मीर का मसला को फिर से वो उछाले, फिर से उसको इंटरनेशनलाइज करे। तो ये कोशिश ज़रूर होगा पाकिस्तान की तरफ से कि घुसपैठियों को भेजने और मिलिटेंट्स को इंडियन कश्मीर में भेजने। लेकिन ये भी सच है लश्कर साहब कि इन तमाम विवादों के बीच, इन तमाम सीज फायर उल्लंघन के बीच आज ही न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट का या न्यूक्लियर ठिकानों के बारे में सूचनाएं साझा करने का जो एक सालाना उपक्रम है उसे भी अंजाम दिया गया दोनों ही देशों की तरफ से। तो इसका मतलब दोनों देश क्या ये भी संदेश देना चाहते हैं साथ साथ कि बातचीत का रास्ता पूरी तरह से बंद ना हो और डिप्लोमेसी भी जारी रहे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आप देखेंगे तो ये जो न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स का जो लिस्ट होता है ये बहुत ही एक अहम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। बल्कि जब मुंबई अटैक्स हुआ था उसके चंद दिनों बाद भी ये लिस्ट एक्सचेंज किए गए थे, और ये एक पुराना मतलब एक रिवाज बन गया है, एक रिचुअल बन गया है, और ये अच्छा एक कदम है। तो इस तरह मैसेजेस तो चल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एक आने वाले कुछ दिनों में कुछ एक ब्रेक थ्रू हो सकता है और दोनों के मतलब कुछ एक बहुत ही इजीली एक कोई डायलॉग फिर से शुरू हो जाएगा। क्योंकि दूसरी तरफ आप अगर देखें मुंबई अटैक्स का जो ट्रायल है वो भी अभी तक अटका हुआ है, और जो मेन मास्टरमाइंड है लखवी उसको ऑलमोस्ट पाकिस्तानी कोर्ट ने छोड़ दिया था। हालांकि आज फिर से 14 दिनों की रिमांड दे दी गई है उससे। लेकिन जी रिमांड बिल्कुल बिल्कुल
जी, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो 2014 का जो साल रहा वो सीज फायर उल्लंघन का 11 सालों में सबसे बुरा साल रहा और 550 से ज़्यादा के करीब सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं 2014 में अकेले हुई हैं। और अगर पिछले 7 महीनों की बात करें, 6 महीनों की बात करें तो 424 घटनाएं सीज फायर की हो चुकी हैं। क्या इसके ज़रिए अगर हम पाकिस्तान सरकार को छोड़ दें, पाकिस्तानी सेना कोई ख़ास मैसेज देने की भी कोशिश कर रही है? वो यही चाह रहे हैं कि कश्मीर को फिर से इंटरनेशनलाइज करे। आप अगर देखेंगे तो यही एक इशू रहा है और ख़ास करके पिछले कई महीनों में उनके जो आर्मी चीफ है उन्होंने ये सवाल उठाया। नवाज शरीफ साहब जब यूएन में गए थे उन्होंने ये कश्मीर का सवाल उठाया फिर से। तो ये एक, और उन्होंने फिर प्लेबिसाइट की बात की जो पिछले कई सालों से किसी ने नहीं उठाया था। तो एक इंटरनेशनलाइज करने का तो इशू, एक एफर्ट चल ही रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये साबित किया चुनाव में 25 सालों में सबसे ज्यादा अपनी भागीदारी और मतदान करके ये साबित करने की कोशिश भी की कि उनका भारतीय लोकतंत्र में विश्वास है। बावजूद इसके पाकिस्तान इसको इंटरनेशनल इशू बनाना चाहता है और इसलिए आप कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि जो इलेक्शन में जो टर्नआउट था ये भी एक वजह हो सकता है कि सीज फायर की और ज़्यादा उन लोग कोशिश करेंगे अभी उल्लंघन करने का और वायलेट करने का और फायरिंग करने का। तो ये एक कोशिश उनका जारी रहेगा। ये वो टेस्ट भी कर रहे हैं कि इंडिया के डिफेंसेस क्या है एलओसी के ऊपर। वो देखना चाहते हैं कि हमारे कितने मजबूत डिफेंसेस है और कहाँ से वो फिर इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ये टेंशन वो जारी रखेंगे क्योंकि वो उनको ये सूट करता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए रेजाउल हसन लस्कर साहब। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान में लंबे समय तक रह चुके हैं। पीटीआई के लिए कवरेज आपने किया है। आपका ये मानना है कि दरअसल पाकिस्तान की तरफ से ये जो सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं बार बार हो रही हैं ये तनाव को बनाए रखने की कोशिश हो सकती हैं, ताकि एक तो ये कि जो जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है उसको चुनौती दी जा सके और दूसरी तरफ कश्मीर के इशू को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाए रखने की कोशिश की जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी आज की पहली खबर। 65 साल बाद योजना आयोग अब एक नई शक्ल लेने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आज ट्वीट करके योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाने का ऐलान किया। आयोग के ढांचे में बदलाव के साथ साथ इसके काम के तरीके में भी बदलाव किया गया है। 15 अगस्त के अपने वादे को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसके तहत देश के विकास में सभी राज्यों को तरजीह मिलेगी। योजना आयोग की तरह ही इस नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होंगे। इसमें उपाध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य होंगे, जिसमें 4 सदस्य केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी शामिल किए जाएंगे। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में सभी मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री समय समय पर इसकी बैठक बुलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा है कि सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये है कि नीति आयोग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नरों को शामिल किया गया है। इससे देश में सहकारी संघवाद की भावना को बल मिलेगा। 29 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव के जरिए इसकी स्थापना को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री ने पिछले साल लाल किले की प्राचीर से योजना आयोग को भंग करके नई संस्था के निर्माण की घोषणा की थी। राज्य सरकारों की आगे बढ़ने की इच्छाओं को बल देना, राज्य सरकारों को ताकतवर बनाना, संघीय ढांचे को ताकतवर बनाना, ऐसा नए रूप रंग के साथ, नया शरीर, नई आत्मा के साथ, नई सोच के साथ, नई दिशा के साथ, नए विश्वास के साथ एक नए इंस्टीट्यूशन को हम निर्माण करेंगे। हालांकि विपक्ष का मानना है कि आयोग के सिर्फ नाम में बदलाव किया गया है, किसी कार्यक्रम में नहीं। नए वर्ष के पहले दिन देश के साथ इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। योजना आयोग नीति ही तो बनाता था, कोई बंटे तो नहीं खेलता था। नाम बदलने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन ये नीति आयोग का नीति क्या है ये जब तक नहीं जानेंगे ये पता नहीं चलेगा। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। अब भले ही इसकी जगह नीति आयोग ने ले ली हो, लेकिन आयोग ने करीब 65 साल तक बेहद महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाई हैं। जिस तरह का ढांचा और जिस तरह के काम नीति आयोग को दिए गए हैं
उससे साफ लगता है कि यह महज सलाह देने वाली एक अन्य संस्था के रूप में काम करेगी। पहले वाले योजना आयोग के पास राज्यों को कुछ खास समय पर आर्थिक सहयोग देने के कुछ अधिकार थे, वह भी अब नीति आयोग के पास नहीं रहेंगे। यानी अब सब कुछ केंद्रीय मंत्रिमंडल के हाथ में। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने जिहादी प्रचार के लिए इस्तेमाल की जा रही 32 वेबसाइटों को बंद कर दिया है। इन वेबसाइट्स के जरिए जिहादी गतिविधियों के लिए भर्ती करने का शक था, लेकिन जानकार मानते हैं कि वेबसाइट्स के बंद करने से, पाबंदी लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर साइबर टेररिज्म को रोकना है तो सख्त कानून बनाने की सख्त जरूरत है। एटीएस की सलाह पर 32 वेबसाइटों को बंद कर दिया गया है। इन वेबसाइटों पर आईएस जैसे आतंकी संगठनों की भारत विरोधी सामग्री थी। ब्लॉक की गई इन साइटों में डेली मोशन और विमियो जैसी वीडियो साझा करने वाली चर्चित साइट भी शामिल हैं। जानकारों का मानना है कि ऐसी वेबसाइटों पर रोक के लिए कानून और कठोर होना चाहिए। साइबर टेररिज्म स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमने अपने कानून का संशोधन जब 2008 में किया तो साइबर टेररिज्म की परिभाषा 2008 में डाली, लेकिन आज 2014 के आखिर में ये परिभाषा को भी ज़्यादा ब्रॉडन करने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं कानून का संशोधन कर अधिकांश साइबर क्राइम्स को आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाने पड़ेंगे। जानकारों का ये भी कहना है कि एक वेबसाइट बंद होने पर दूसरी वेबसाइट फौरन खोल ली जाती है। जितने भी आतंकवाद है वो सारे अपने कम्युनिकेशंस, अपने प्लानिंग, ये सब कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, लेकिन वो तो साइबर टेररिज्म से डिफाइन नहीं है। लेकिन आपके उनके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है या प्लानिंग है कि एग्जीक्यूट करना, उनके कम्युनिकेशंस, उनके वो सब ये साइबर के थ्रू ही करते हैं। बीते दिनों मुंबई के युवक आरिफ मजीद की इसी सिलसिले में गिरफ्तारी हुई थी। इसके अलावा आईएस के ट्विटर हैंडल को चलाने के आरोप में एक युवक को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। और अब कुछ राजनीतिक खबरें। जम्मू कश्मीर में चुनाव नतीजों के 9 दिन बाद भी नई सरकार की तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। राजनीतिक दलों का राज्यपाल से मुलाकात का सिलसिला जारी है। आज बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की और मुलाकात के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जुगल किशोर शर्मा ने बताया कि राज्यपाल से बीजेपी ने कुछ और वक्त मांगा है। हालांकि इससे पहले बुधवार को पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने भी राज्यपाल से मुलाकात की थी और 51 विधायकों के समर्थन की बात कही थी। पीडीपी सरकार गठन के लिए कई तरह की शर्तें बीजेपी के सामने रख रही है। उनमें धारा 370 को बनाए रखने की शर्त सबसे कड़ी शर्त मानी जा रही है। और अब दिल्ली चुनाव से जुड़ी खबर। हालांकि दिल्ली चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए 24 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। दिल्ली विधानसभा के पूर्व स्पीकर योगानंद शास्त्री का टिकट काटकर सतबीर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। ये ऐसे 24 नाम हैं जिनमें आम सहमति बनती हुई कांग्रेस के अंदर दिख रही थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली को गांधीनगर से, कांग्रेस विधायक दल के नेता हारून यूसुफ को बल्ली मारान से और पूर्व मंत्री डॉक्टर ए.के. वालिया को लक्ष्मी नगर सीट से फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। हाल ही में जेडीयू से कांग्रेस में आए शोएब इकबाल को भी मटिया महल सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। ये पहला मौका है जब कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव का ऐलान होने से पहले ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। इस वक्त स्क्रीनिंग कमेटी ने सोचा कि जो क्लियर हैं उनको डिक्लेयर कर देना चाहिए, जिसमें अपना काम शुरू कर दें अपनी अपनी जगह पर। उन सबको मैं इस वक्त तो मुबारकबाद देती हूँ और शुभकामनाएं भी देती हूँ कि जीत कर आए। और इस बीच दिल्ली में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। दिल्ली में सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को पोस्टर वॉर में पछाड़ने में भी जुट गई हैं। रेडियो यानी एफएम रेडियो पर बजने वाले रेडियो जिंगल्स में भी वो एक दूसरे के मुकाबले बढ़ चढ़कर विकास के दावे करती नजर आ रही हैं। आइए दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमीनी जंग अभी होनी बाकी है, लेकिन पोस्टरों में वो एक दूसरे को पटखनी देने की हर मुमकिन कोशिश करते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने जहां केजरीवाल का चेहरा सामने रखा है, वहीं बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे रखकर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार को भी उसमें लिया है। हमने जो 49 दिन में फॉलोड बाय 49 दिन 15 साल प्लस फॉलोड बाय 49 डेज, ये दोनों ही AB थे।
और इसलिए हमने दोनों को ही उसमें बराबर लिया। कर रही है आम आदमी पार्टी, बिजली को लेकर बात कर रही है, पानी को लेकर बात कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात कर रही है, परंतु जो बाकी और पार्टियां हैं वो सिर्फ आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही हैं। पिछले चुनाव में बुरी तरह मात खाने वाली कांग्रेस ने भले ही कोई चेहरा सामने नहीं किया हो, लेकिन पोस्टर वॉर में वो भी पीछे नहीं रहना चाहती। कांग्रेस बिना दिल्ली अधूरी के होर्डिंग लगा पार्टी अपने 15 साल के सुशासन का सिलसिलेवार ब्यौरा पेश कर रही है। कोई चुनाव हो, कितना चुनौती भरा हो, दो बुनियादी असूल हैं हमारे। एक तो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक हम भाईचारे की बात करते हैं। ये लड़ाई पोस्टरों के साथ रेडियो जिंगल्स में भी सुनाई पड़ रही है। 5 साल केजरीवाल के मुकाबले बीजेपी आम आदमी पार्टी के शासन की गलतियां गिनाने में जुटी है। पानी मुफ्त कर देंगे पर आंसू दे गया। कांग्रेस रेडियो प्रचार में फिलहाल नहीं उतरी है। बेशक कांग्रेस ने दिल्ली में 15 साल राज किया हो, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के 15 साल के शासन को भूल आम आदमी पार्टी के 49 दिन के शासन को अपना चुनाव प्रचार का निशाना बना रही है। इस चुनाव प्रचार के तरीके को देख साफ जाहिर होता है कि बीजेपी का मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी से है। कैमरा पर्सन सुदीप्तो दास के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और अब एक खबर गुजरात से है। गुजरात पुलिस एक बार फिर से अपने असंवेदनशील रवैये की वजह से खबरों में है। बुधवार को सूरत पुलिस ने एक मॉक ड्रिल किया जिसमें नकली आतंकवादियों को टोपी पहने हुए दिखाया गया और इसके बाद से विपक्षी दलों ने इसे पुलिस मानसिकता का मुद्दा बना दिया है। सूरत के उलपेट कस्बे में पुलिस ने एक ड्रिल को अंजाम दिया जिसमें आतंकवादी हमले से निपटने की तैयारियां परखनी थी। लेकिन ड्रिल के दौरान जिन लोगों को आतंकवादी के तौर पर दिखाया गया उनको पुलिस ने एक विशेष टोपी पहना दी। इसके बाद काफी विवाद हुआ। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना की है। एक धर्म वाले दूसरे धर्म को आतंक से जोड़ेंगे, दूसरे धर्म वाले किसी और धर्म से आतंक को जोड़ेंगे और उसका ये नतीजा है कि देश भी बर्बाद होगा और आतंक के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। अगर गुजरात के अंदर ऐसा हुआ है और प्रशासन के लोगों ने किया है तो उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवादी तमाम समूहों से आते हैं, चाहे वो धार्मिक समूह हो चाहे क्षेत्रीय समूह हो, तो इसलिए किसी एक धर्म के साथ आतंकवाद को जोड़ना ये बहुत गैर जिम्मेदारान काम है। इससे लोगों का हृदय टूटता है, इससे उन लोगों का जो राष्ट्रभक्त हैं, जो देश में अपनी निष्ठा रखते हैं, उनके मन कमजोर होते हैं। हालांकि बीजेपी ने कहा कि बेवजह मामले को तूल दिया जा रहा है, जबकि पुलिस ने इसे सामान्य घटना बताया है। उलपाड़ तालुकाना डवारी दरिया किनारा खाते एक मॉक ड्रिल योजવામાં આવેલી હતી, જેમાં 3 આતંકવાદીઓ હતા જેઓ પોતાના હથિયાર કરન્સી નોટ તેમજ મોબાઈલ સાથે પકડાયેલા એ બાબતની મॉक ड्रिल રાખેલી હતી। दरअसल मामला पुलिस की संवेदनहीनता से जुड़ा हुआ है। इस पर राजनीति से ज्यादा पुलिस की मानसिकता में बदलाव और तंत्र में सुधार की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर सस्ते हो गए हैं। दिल्ली में एलपीजी की कीमत 752 रुपए से घटकर 708 रुपए हो गई है। ये कटौती देश भर में प्रति सिलेंडर 43 रुपए 50 पैसे की दर से की गई है। गैस दरों में ये कटौती अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भारी गिरावट की वजह से आई है। अगस्त 2014 में अब तक गैस की कीमतों में 5 बार कटौती की जा चुकी है और इससे गैस की कीमतें 217 रुपए तक घटकर 3 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। इसके अलावा आज से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की भी शुरुआत हो गई है। अब उपभोक्ताओं को मिलने वाली एलपीजी सब्सिडी की रकम सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो जाएगी। दूसरी तरफ विमान में भरे जाने वाले ईंधन की कीमतों में भी 12.5% की कटौती की गई है। दिल्ली में एटीएफ की कीमत में 7,520 रुपए प्रति किलोलीटर की कटौती हुई है। और इसके अलावा आइए आपको दिखाते हैं देश और दुनिया में आज दिन भर क्या कुछ होता रहा संक्षिप्त में। भू विज्ञान विभाग के सचिव डॉक्टर शैलेश को अंतरिक्ष विभाग के सचिव पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। वो इसरो के भी नए प्रमुख होंगे। 5 साल तक इसरो के अध्यक्ष रहे डॉक्टर राधाकृष्णन 31 दिसंबर को रिटायर हो गए।
कार, SUV और 2 व्हीलर आज से महंगे हो गए हैं। सरकार की ओर से ऑटो सेक्टर को उत्पाद शुल्क पर मिलने वाली छूट खत्म होने के बाद इनकी कीमतों में ये बढ़ोतरी हुई है। यूपीए सरकार ने ऑटो सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 31 दिसंबर तक उत्पाद शुल्क में छूट दी थी। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हिम्मत नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन में एक पावर बटन है जिसे दबाए रखने के बाद पुलिस कंट्रोल रूम तक इसकी जानकारी अपने आप पहुंच जाएगी। साथ ही ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी शुरू हो जाएगी। झारखंड के सिमडेगा जिले में पुलिस ने पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 2,16,000 रुपए नकद और हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया है। चीन के शंघाई शहर में नए साल के जश्न के दौरान भगदड़ में 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि 45 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक चश्मदीद के मुताबिक घटनास्थल पर बिल्डिंग से नीचे गिराए गए कूपन पाने की कोशिश में ये भगदड़ मची। एयर एशिया विमान हादसे के कारणों का पता लगाने में अभी और वक्त लग सकता है। 5 दिन बाद भी विमान का ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है। हालांकि मंगलवार को विमान का मलबा मिलने के बाद कुछ शव भी निकाले गए। और अब नई उम्मीदों के साथ भारत समेत दुनिया भर में साल 2015 का शानदार स्वागत किया गया। इनकी कुछ तस्वीरों के साथ, कुछ झलकियों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। नमस्कार।